हाय गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एपिसोड नंबर 10 ऑफ ड्रामा सीरीज यू आर माई ग्लोरी। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। एपिसोड नंबर 10 के स्टार्ट में दिखाते हैं कि सैटेलाइट JX अभी तक ऑर्बिट में आउट ऑफ कंट्रोल घूम रहा है और एरोस्पेस साइंटिस्ट्स के लिए सर का दर्द बन गया है। वो लोग परेशान सर जोड़कर बैठे होते हैं और यूटो तो परेशानी से खाना पीना भी भूल गया था। फिर उसका एक फ्रेंड जाकर उसे खाना खाने के लिए कहता है। फिर जब वो बाहर आता है तो उसे प्रोफेसर की मिसेस का मैसेज आता है। वो उसे कहती है कि मुझे अब याद आ गया है कि तुम्हारी फ्रेंड तो सुपरस्टार क्याओ जिंग जिंग है। तुम दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लगते हो, ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड किया करो। इतने में ग्वानजाई भी आ जाता है और वो दोनों इकट्ठे खाना खाने लगते हैं। और ग्वानजाई बताता है कि एक और स्पेस एजेंसी से उसका कांटेक्ट हुआ है और उनके सैटेलाइट को भी सोलर विंड्स ने इफेक्ट किया है और उन्होंने तो अपने सैटेलाइट को बचाने की एफर्ट्स भी छोड़ दी हैं। लेकिन आगे से यूतो कहता है कि हमारे सैटेलाइट ने तो अभी अपना मिशन भी कंप्लीट नहीं किया, हम उसे गिव अप नहीं करेंगे। फिर वो अंदर काम करने के लिए चला जाता है और 2 दिन गुजर जाने के बाद वो लोग अपने सैटेलाइट पर फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम रन करते हैं और फिर से स्पेस में सिग्नल्स भेजते हैं। यूतो ने बहुत मेहनत की थी और फाइनली उनका सैटेलाइट सिग्नल कैच कर लेता है और फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन रिकवर भी कर लेता है और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट कर देता है। ये उनके इंस्टीट्यूट के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। सारे लोग बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। यूतो के बॉस को उनका एक कोलीग कहता है कि ये सब आपके यंग इंजीनियर्स की मेहनत से ही पॉसिबल हुआ है और वो कहते हैं कि इन जैसे यंग साइंटिस्ट ही तो हमारे लिए होप है। फिर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद यूतो और ग्वानजाई बाहर जाते हुए आपस में बातें करते जाते हैं और वहाँ ग्वानजाई उससे कहता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मुझे लगा था कि बस ऊपर से ही शोशा है, तुम सिर्फ हैंडसम दिखते हो, इतने ज़हीन नहीं होगे। लेकिन जब मैंने तुम्हारा काम देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम जितने हैंडसम हो उतना ही स्मार्ट ब्रेन भी रखते हो और मुझे उसी दिन पता चल गया था कि हमारा वर्किंग कपल बहुत ही अच्छा जाएगा। फिर वो यूतो से कहता है कि मुझे प्रोफेसर जैंग ने बताया है कि तुम फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हो। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी बहुत सारे रिस्क्स होते हैं। और वो ये भी कहता है कि मुझे अंदाज़ा है कि जब तुम्हारी फैमिली यहाँ आई थी तभी से तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये बात उसने फील कर ली थी। फिर वो उसे कहता है कि एक दफ़ा मेरी वाइफ ने जब हमारी ग्रुप फ़ोटो देखी थी तो वो भी तुम्हारी फ़ैन हो गई थी और जब उसे पता चला कि तुम सिंगल हो तो उसने तुम्हारे लिए कुछ गर्ल्स तलाश की हैं। तो आगे से यूतो फ़ौरन से उसे मना कर देता है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं और कहता है कि मैं कुछ दिनों पहले एक लड़की से मिला हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। स्मार्ट है, शरारती है और बहुत ही हसीन भी। ये सुनकर उसका फ्रेंड खुश हो जाता है कि अब इसकी लाइफ में भी कलर्स आ जाएंगे। यहाँ पर यूतो उसे बताता है कि वो मेरी हाई स्कूल फेलो है। तब उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन तब मेरी जजमेंट और सेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब फिर से वो मेरी लाइफ में आई है। ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है। देखते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी जाती है। फिर अकेले बैठकर यूतो काफ़ी सारी सोचों में कंफ्यूज्ड बैठा होता है। एक तरफ उसे अपने बॉस और टीचर्स नज़र आते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम पैदा ही एरोस्पेस फील्ड के लिए हुए हो। दूसरी तरफ उसकी फैमिली जो उसकी वजह से आज सफ़र कर रही है। ना उसके पास उनके लिए टाइम होता है और ना ही पैसा। बस वो इन्हीं ख्यालों में परेशान बैठा होता है, लेकिन उससे कोई फैसला नहीं हो पाता। और उसे ये भी याद आता है कि जिंग जिंग भी यही चाहती है कि वो एरोस्पेस डिज़ाइनर बने।
फिर वो जिंग जिंग का नंबर निकाल कर उसे मैसेज करने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैसेज नहीं कर पाता। जब वो मुड़कर देखता है तो उसका फ्रेंड ग्वानजाई, उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो उसे चेकअप कराने के बाद उसे वापस ट्रेन में शंघाई ले जाने लगता है। वो आजकल कुछ बीमार रहता था। ग्वानजाई के अपने वाइफ के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे थे। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था कि इससे पहले उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़े। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्वानजाई को कोई सीरियस बीमारी है और इस बात को यूतो ने उससे छुपा लिया है। लेकिन ग्वानजाई सेंस कर लेता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है और उसे कहता है कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरी फैमिली को मत दिखाना। यहाँ वो बेचारा ये याद करके भी पछताता है कि मैंने अपनी वाइफ और बेटे से वादा किया था कि उन्हें इस साल कहीं आउटिंग पर ले जाऊंगा, लेकिन मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा सक रहा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ग्वानजाई की वाइफ और उसका बेटा वो नाश्ता कर रहे हैं और उसकी वाइफ शैन उसको याद करती है और उसका बेटा भी याद करता है कि उसके डैड कितने स्मार्ट हैं, उसकी मैथ्स में बहुत हेल्प करते हैं। और वो अंकल यूतो को भी याद करता है कि वो एक दफ़ा उनके घर लंच पर आए थे। इतने में ग्वानजाई घर पहुंच जाता है और शैन अचानक से उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर ग्वानजाई अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे पढ़ाता भी है। उसका बेटा आज स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि मैं स्कूल जाऊंगा और पीछे से डैड फिर से काम पर निकल जाएंगे। वो अपने डैड के टाइम के लिए बहुत डेस्परेट था। तो ग्वानजाई के चेहरे पर सैड सी स्माइल आती है और वो कहता है कि मैं अब घर ही रहूँगा। फिर हमें जिंग जिंग का सीन दिखाते हैं कि उसे अपनी मैनेजर लिंग की कॉल आती है और वो उससे गेमिंग कंपटीशन की बातें करती है कि उसकी तैयारी कैसी जा रही है। और फिर वो बातों बातों में डरते डरते उससे पूछ लेती है कि यूतो अब तुम्हें नहीं सिखा रहा। तो वो आगे से कहती है कि मैं यूतो के बगैर भी अब खुद ही गेमिंग में इम्प्रूव कर सकती हूँ। फिर जब वो गेम प्रैक्टिस स्टार्ट करती है तो काफ़ी दिनों बाद आज उसे यूतो की तरफ से गेम की इनविटेशन रिक्वेस्ट आती है और वो मिक्स्ड फीलिंग के साथ पहले बैठी देखती रहती है कि एक्सेप्ट करूं या ना, और फिर एक्सेप्ट करके उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन उसे पता नहीं क्या सोचती है कि वो बीच में ही गेम छोड़ देती है। यूतो उसे बार बार रिक्वेस्ट सेंड करता रहता है। इतने में ऊपर से उसकी असिस्टेंट दौड़ती हुई आती है और कहती है कि मैंने बिल्डिंग के नीचे यूतो को बैठे हुए देखा है, वो ठंड में वहाँ क्यों बैठा है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा। तो जिंग जिंग जल्दी से दौड़ती हुई लिफ्ट की तरफ भागती है। वो इतनी बेचैन थी कि एलिवेटर में उससे इंतज़ार भी नहीं हो सक रहा था। फिर नीचे आकर वो भाग के बाहर की तरफ जाती है और आगे से यूतो भी उसे देखकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों की नज़रें मिलती हैं। वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फिर यूतो उससे पूछता है कि क्या तुम अब तक मुझसे नाराज़ हो। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टाटा बाय बाय।